नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है। आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भारत के इतिहास में गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त सबसे महत्वपूर्ण है। इधर बहुत व्यस्तताओं की वजह से भावगंगा कई दिनों से नहीं हो पाई। चिड़ियाँ भी इंतज़ार कर रही थीं, शायद ये पेड़ और सूरज भी इंतज़ार कर रहे थे। आज सुंदर मौसम में, सुंदर माहौल में चिड़ियाँ फिर ऊपर आ गई हैं, भावगंगा हो रही है। और जिस चीज़ के लिए हम लोगों का पूरा पिछला 8.5 साल का समर्पण रहा है, संविधान को जन जन तक बताना, उसके लिए तो आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन तो संविधान लागू हुआ था, तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ आज के दिन। तो आज का दिन तो हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबको। लेकिन इधर जो कई दिनों तक हम लोगों का ये भावगंगा का कार्यक्रम नहीं हुआ, उसमें कई दिवस महत्वपूर्ण छूट गए, तो उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी 31 तारीख तक, 31 जनवरी तक व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए हो सकता है कि भावगंगा छोटी हो या इसके लिंक वगैरह ना भेज पाएँ। हो जाए प्रोग्राम तो आपको ढूंढ करके करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी व्यस्तता है 31 जनवरी तक। तो आज के दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन ये कागज़ पर ही लागू हुआ ना। लागू तो हम भारत के लोगों को करना है, जो देश का मालिक है उसको करना है। 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह दिन हम लोगों के लिए और महत्वपूर्ण होगा जिस दिन सारे भारत के लोग, हम भारत के लोग संविधान जान जाएंगे कि गणतंत्र है, लोकतंत्र है, जनता मालिक है, और वह संविधान को लागू कर देंगे हर चुनाव में, केवल अपने सेवकों को, प्रतिनिधियों को चुनने के द्वारा। जिस दिन जनता ने वह किया, उसी दिन संविधान लागू होगा, और उसी दिन सारे स्वतंत्रता सेनानियों, कुर्बानियाँ देने वाले शहीदों, सबके सपने पूरे होंगे, जिस दिन संविधान जान करके सच्चे प्रतिनिधियों को चुनेंगे। क्या हम अपने संविधान को ठीक से जानते हैं? संविधान में पहला मूल कर्तव्य है कि हर नागरिक को, चाहे वह देश का हो या एनआरआई, संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है। क्या पालन और आदर के लिए जानना ज़रूरी नहीं है? हमारा संविधान केवल कानून की किताब नहीं है, ये भारत की आत्मा है। ये जो संविधान जिसका दिवस आज मना रहे हैं, ये केवल एक कानून की किताब नहीं है, यह भारत की आत्मा है, जीवन विद्या है। इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उससे अच्छी जीवन विद्या नहीं हो सकती है। शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, पर्यावरण शास्त्र है, पूरे प्रदेश तथा सभी प्रदेशों, भाषाओं और लोगों को जोड़ने का यंत्र है। इस देश की सभी समस्याओं और बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है। इस देश की सभी समस्याओं और बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है, और संवेदनाओं तथा राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण एक झरना है। आइए आज गणतंत्र दिवस को व्रत लें, कि हम संविधान को स्वयं जानेंगे और यथाशक्ति राष्ट्रीय कर्तव्य और दायित्व के रूप में अधिक से अधिक लोगों को बताएंगे, ताकि देश सच्चे रूप में गणतंत्र या लोकतंत्र बने। अभी तो कागजी रूप में बना हुआ है।
तो संविधान दिवस की एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कि आज एक व्रत लीजिए कि अगले 1 साल में आपके संपर्क में जितने लोग आएंगे उनमें कम से कम 75% लोगों को संविधान बता देंगे, खुद संविधान जानेंगे और 75% संविधान बता देंगे। यह व्रत लीजिए। कल एक महत्वपूर्ण दिन था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस, जिसको संक्षेप में नेशनल वोटर्स डे NVD कहते हैं। तो इस वर्ष का जो थीम है नेशनल मतदाता दिवस का, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। मतदाताओं को समर्पित है जो वोट की शक्ति के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति व्यक्ति की भावना और आकांक्षा को व्यक्त करता है। हर व्यक्ति को वोट देना जरूरी है। वोट तो हमारी शक्ति है। जो नोटा वगैरह की बातें करते हैं या जो वोट देने नहीं जाते हैं, वह अपनी शक्ति की, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो बहुत ये गुनाह है। दरअसल होना तो चाहिए, पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए। लोकतंत्र में जब फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है संविधान जानना, और संविधान के अनुसार फिर हम मालिक हैं, तो क्या हम अपने सेवक सुनने का एक तरह से इंटरव्यू है, उसमें नहीं बैठेंगे, वोट नहीं देंगे? गलतफहमियां इतनी फैलाई गई हैं, प्रजातंत्र कह दिया गया, कोई नृपोई हमारी कहानी कह दिया गया, एकदम से अक्षम बना के रख दिया गया पूरे लोकतंत्र को। जागिए, इसीलिए वो किताब लिखनी पड़ी, जागो गणराज्य जागो। संविधान ही वह सूत्र है जो जगाता है। तो चिड़िया जाग गई है लेकिन लोग नहीं जाग रहे हैं। बहुत दिनों बाद देख रही है तो बहुत खुश हो गई है एकाएक, जो सामने बैठी हुई। तो नेशनल वोटर्स डे था। इसके लोगों को चुनाव प्रक्रिया के उत्सव और समावेशिता को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके लोगों को भी आपके सामने रखते हैं, आपने कल वैसे देखा होगा। इसमें आई वोट, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये लिखा हुआ है। अंगूठे पे चिन्ह, अंगुली पे चिन्ह बना हुआ है जो निशान बनाया जाता है वोटिंग के बाद, और सही का निशान लगाया गया है कि हम सही वोट दे के आए हैं। जो सबसे अच्छा व्यक्ति है उसको वोट दे के आए हैं। सही व्यक्ति या सही वोट क्या है? जो संविधान सभा में 26 नवंबर को संविधान पास करते समय राजेंद्र बाबू ने जो कहा था, वही सही वोट देने की परिभाषा है एक तरह से। उन्होंने कहा था कि यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान, ईमानदार और संवेदनशील हुए तो वे संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यानी कि अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी, योग्यता और संवेदनशीलता के आधार पर वोट देना है, न कि जाति, धर्म, पैसा, शराब और ये सब फालतू की चीज़ों, आत्मघाती चीज़ों के आधार पर वोट देना है। आगे लिखते हैं, उन्होंने कहा राजेंद्र बाबू ने कि संविधान एक मशीन की तरह है, एक किताब की तरह है। उसमें जीवंतता आती है जब लोग इसको जान जाते हैं और सही लोगों को वोट दे करके इसके लिए भेजते हैं। वही प्राण प्रतिष्ठा होती है संविधान की। अब आगे बहुत ही अच्छी बात कही है जो आज के लिए भी उतना ही सार्थक है। भारत को इस समय ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों तथा जो देश के हित को सर्वोपरि रखें। 26 नवंबर 49 को कह रहे हैं, लेकिन आज भी अभी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक आए नहीं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों और देश के हित को सर्वोपरि रखें। हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों के कारण विघटनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है।
हम में सांप्रदायिक अंतर हैं, जातिगत अंतर हैं, भाषागत अंतर हैं, प्रांतीय अंतर हैं। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि इस देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे। संविधान सभा के लोग, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद और संविधान निर्माता ये केवल आशा कर सकते हैं। इस आशा को पूरी करने की जिम्मेदारी तो हम लोगों की है। कब जागेंगे? कम से कम 26 जनवरी को व्रत लें कि अब हम जागेंगे, जाग करके रहेंगे, संविधान सबको बताएंगे। और एक दिन पहले वोटर्स डे को भी यह शपथ हम लोगों को लेना है कि वोट जरूर देंगे, वोट फॉर श्योर। इसके लोगों को चुनाव प्रक्रिया के उत्सव और समावेशिता को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि में ये अशोक चक्र के अंदर ये सब बनाया गया है, इसका जो लोगो। तो अशोक चक्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्याही लगी उंगली देश के प्रत्येक मतदाता की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इस लोगों में जो टिक मार्क है सही वाला, वो मतदाता द्वारा सही निर्णय लेने का प्रतीक है। कब से शुरू हुआ यह मतदाता दिवस? 2011 से ही भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना, निर्वाचन आयोग जब स्थापित हुआ था 25 जनवरी 50 को, तो उसी 25 जनवरी के चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस एनवीडी उत्सव का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में चुनावी जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश के मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस्तेमाल मतदाताओं, खासकर नए पात्र युवा मतदाताओं के नामांकन की सुविधा के लिए भी किया जाता है। देश भर में आयोजित एनवीडी समारोह में नए मतदाताओं को अभिनंदित किया जाता है और उन्हें अपना मतदाता फोटो पर पहचान पत्र भी सौंपा जाता है। एनवीडी को राष्ट्रीय, राज्य, जिला निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्रों स्तर पर मनाया जाता है, ऐसा उम्मीद की जाती है, जो इस देश के सबसे बड़े समारोहों में से एक बनता है। तो ये एक दिन पहले 25 को, फिर 26 को 26 जनवरी, तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इससे 2 दिन पहले 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। देश की आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों के बलि देने वाले इस महानायक और आज़ाद हिंद फौज के प्रणेता और देश के एक तरह से कह लीजिए आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने तिरंगा फहराया था पोर्ट ब्लेयर में, उनको नमन है, क्योंकि देश को हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है, इसके सबसे बड़े उदाहरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनका वो हौसला, उनका वो जज्बा, उनका वो अदम्य साहस, अदम्य शक्ति और निर्भीकता, अद्भुत व्यक्तित्व। तो उनको हम सब लोग नमन करते हैं। लेकिन गहराई से विचार करिए, क्या मात्र उनको नमन करना या याद करना ही काफ़ी है? गरीब गरीब ही रहेंगे और सबल लोग उनका हक छीनते रहेंगे। वास्तविक दुर्बलों, अनाथानों को वंचित ही रहना पड़ेगा। क्या यही आज़ादी का अर्थ है? क्या वही शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के सपने हैं? देश की असली मालिक जनता और उस असली मालिक का रास्ता रोककर इन तथाकथित सेवकों के काफिलों को गुजारा जाएगा। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि हम शहीदों के सपनों को नहीं जानते।
हम नहीं जानते कि भारतीय संविधान ही शहीदों के सपनों का कलश है। संविधान जन जन तक गया ही नहीं, जबकि संविधान में पहला मूल कर्तव्य, जैसे मैंने कहा अभी, कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। तो हर नागरिक को संविधान जानना है। जो नहीं जानता दरअसल वो नागरिक ही नहीं है, वह महज भीड़ का हिस्सा है। हम भूल गए कि संविधान सभा की उन महान विभूतियों, राजेंद्र बाबू के शब्दों को जो अभी बताया, और यही बात अंबेडकर जी ने भी कही थी। और उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर भारत के लोग और यहाँ की पार्टियां और यहाँ के जिनको हम चुनते हैं, ये लोग देश को अपने हितों से ऊपर नहीं रखेंगे, या अपने क्षेत्र या अपने समूह के, अपने पार्टियों के हितों से ऊपर नहीं रखेंगे, तो एक बार फिर हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। और इस स्वतंत्रता के लिए तो इतने लोगों ने कुर्बानी दी और हमें 15 अगस्त स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन अगर हमने इसको यूं ही गंवा दी तो अब कोई फिर सुभाष और भगत सिंह अपनी कुर्बानी नहीं देगा कि हम कुर्बानी भी दें और आज़ादी के बाद देश के लोग इतने अंधे रहें कि वो उसको खुली आंखों से जीवन जी करके चीज़ों को, सही चीज़ों को फैसला करके, सही लोगों को प्रतिनिधि बना करके उस आज़ादी को बचा भी नहीं सकते, अपने को बचा भी नहीं सकते। लुटेरों को, करोड़ों अरबों खर्च करने वालों को जिता देते हैं, जो फिर से अपने तरह तरह के लाभों के लिए इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर हमने देश के हितों को अपने सीमित हितों या अपने समूहों के हितों से ऊपर रखा तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी, और तब इसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें अपने खून के, उनके शब्द हैं, इसलिए हमें अपने खून के आखिरी कतरे तक इस आज़ादी को बचाना है और देश के हित को सर्वोपरि रखना है। और देश का हित मतलब इसमें जो कुछ है सबका हित, और इसको कैसे बचाना है उसकी कीमिया भी, उसकी प्रक्रिया भी संविधान में लिखी हुई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक का तत्व यही हैं कि देश के में जो कुछ है उसके हितों कैसे बचाना है, वंचितों को, मजलूमों को, किसानों को, मजदूरों को, प्रकृति को, पेड़ पौधे, वनस्पतियों को कैसे बचाना है, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन हम पढ़ें तो, इसीलिए तो संविधान के इस महायज्ञ में पिछले 8.5 साल से दिन रात लगा हुआ हूँ। थोड़ा थोड़ा असर हुआ है, लेकिन एक आदमी से कितना होगा? आप सब लोगों को इसमें जी जान से लगना होगा। तो 26 नवंबर 49 को संविधान जिस दिन पास हो रहा था, उस दिन जैसा मैंने अभी पढ़ा राजेंद्र बाबू का वक्तव्य, कि जब तक अच्छे, चरित्रवान, संवेदनशील, ईमानदार और चरित्रवान लोग नहीं चुनकर आएंगे तो अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी थी अच्छे लोगों को कि वे चुनाव में प्रत्याशी बने। आजकल अच्छा आदमी चुनाव में प्रत्याशी ही नहीं बनना चाह रहा है कि इस दलदल में कौन जाए, क्योंकि सारे लोगों की मानसिकता यही है। अच्छे लोगों को कि वो चुनाव में भाग लें, और लोगों को, हम भारत के लोगों को जिम्मेदारी दी कि वैसे लोगों को जिताए। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव जाति, धर्म, शराब, बाहुबल, बड़े कटआउट, सैकड़ों हजारों गाड़ियों, काफिलों, मीडिया द्वारा बनाई गई इमेज के आधार पर नहीं, यह अति खर्चीला न हो। जो भी बहुत अधिक धन, करोड़ों खर्च करके चुना जाएगा, वो चाहे रुपया व्यक्ति का हो या पार्टी का हो, या नंबर 1 का हो या नंबर 2 का हो, कई गुना कमाएगा और उसी में लगा रहेगा। जनता और उसके सेवा और समस्याएं सुलझाना और शहीदों के सपनों के अनुसार व्यवस्था चलाना उसके लिए गौड़ हो जाएगा। तो
आज प्रोग्राम थोड़ा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कुछ ऐसी व्यस्तताएं हैं जो काम मुझे 31 जनवरी तक पूरा करना है। भावगंगा कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा समय 15-20 मिनट या 30 मिनट का रोज़ हो जाए, लेकिन घंटों घंटों वाली भावगंगा शायद 1 फरवरी के बाद ही शुरू होगी। तो बहुत बहुत लेकिन कुछ चीज़ें और चर्चा करना चाहता था। बारिश मौसम भी साथ नहीं दे रहा है इस समय। लग रहा है कि अब कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति से के बारे में चर्चा करना चाहता था। जैसे दशरथ माझी, एक व्यक्ति ने वो पहाड़ काट करके अकेले दम पर सड़क बना दिया था। सुभाष जी ने अकेले दम पर आज़ादी का, एक स्वतंत्र भारत की भूमि पे आज़ादी का झंडा लहरा दिया था। और भाषा तब सबसे बड़ा जो गुण है सुभाष जी का कि वह समावेशी, सबको मिला करके चलते थे, सारी भाषाओं, सारे धर्मों, सारे लोगों। इतना विराट और खुला हुआ व्यक्तित्व। वाकई अगर सुभाष कि हम आदर्शों पे चलें, उन्होंने जो उनका जो राष्ट्रगीत था वो जन गण मन का हिंदुस्तानी में अनुवाद था, जो बांग्ला में है उसका हिंदुस्तानी अनुवाद किया था, जिसको हर व्यक्ति समझ सके। तो जिस तरह से सुभाष बोस ने किया आज़ादी के लिए, या हम लोग संविधान को जन जन तक ले जाने के लिए पिछले 8.5 साल से लगे हुए हैं। 200 RTIs लिखे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे गवर्नर, सारे चीफ जस्टिस, सारे चीफ मिनिस्टर्स, जिसकी वजह से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। एक आदमी अगर लगा रहे, 8.5 साल लगा रहा, तो आज अब इतनी गूंज शुरू हो गई है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस की शुभकामनाएं लेना देना शुरू हो गई। उसी तरह से केरल में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहा, कुंजबू। केरल में कुंजबू हैं जिन्होंने 50 साल में 1000 से ज्यादा सुरंग खोदकर गांव में पहुंचाया पानी, गांव में पानी पहुंचाया, सुरंग खुद खोद करके। तो ये दक्षिण के दशरथ माझी कहा जा सकता है इनको। 50 साल में 1000 से ज्यादा सुरंग खोदकर गांव में पहुंचाया पानी। जुनून और इच्छा शक्ति ऐसे 2 तत्व हैं जिससे इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आपको बिहार के माउंटेन मैन दशरथ माझी का नाम याद ही होगा, फिल्म भी बनी थी उन पर, जिन्होंने केवल 1 हथौड़ा और छेनी से पहाड़ काट कर सड़क बना डाला था। समय लगता है। अगर एक व्यक्ति विराट मिशन के साथ लगातार काम करता है तो फिर एक दिन का काम नहीं होता है। 8 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल लगते हैं, लेकिन हो जाता है। दरअसल ये कहानी केरल के कासरगोड के रहने वाले 67 वर्षीय कुंजबू की है, जिन्होंने 14 साल की उम्र में से सुरंग खोदना शुरू किया था। देश में अब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पानी वाली सुरंग खोदने में माहिर हैं।
कुंजबू का दावा है कि वो अब तक 1000 सुरंगें खोद कर पानी निकाल चुके हैं, जिसके फलस्वरूप आज गांव के लोगों को पानी के लिए बोरवेल पर कोई निर्भरता नहीं है। यह सुरंग गुफा कुआं उत्तर केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में सबसे पुरानी जल संचयन प्रणाली के रूप में प्रचलित है। कन्नड़ में सुरंग और मलयालम में थुरंगम एक गुफा संरचना होती है जिसे पहाड़ियों को खोदकर बनाई जाती है। यह गुफा 2.5 फीट चौड़ी होती, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। 2 आदमी मुश्किल से एक साथ चल सकते हैं, जिससे इसकी लंबाई 300 मीटर तक होती है, जब तक कि पानी का स्रोत न मिले। इन्हें इन क्षेत्रों में सबसे स्थायी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम माना जाता है। इसके तहत सुरंग में बहने वाले पानी को जमा करने के लिए इसके पास में ही जलाशय बनाया जाता है, जहां पानी गिरता है। एक बार जब झरनों से पानी निर्बाध रूप से बहने लगता है तो इससे सालों भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित रहती है। इसके लिए वाटर पंप या मोटर की ज़रूरत भी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रणाली की शुरुआत ईरान में हुई थी। हालांकि आज के दौर में बोरवेल संस्कृति की वजह से ऐसे स्थायी जल संचयन प्रणाली का चलन न के बराबर है, जबकि बोरवेल में आप ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं, जिसको रिफिलिंग बड़ी मुश्किल है। बस ज़मीन का खून है, धरती का खून है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम आसपास के जो जल क्षेत्र हैं या पहाड़ियों में जो पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक तो ऊर्जा नहीं लगती, मोटर नहीं चलाना पड़ता, और दूसरा यह है कि ज़मीन के अंदर से पानी नहीं लेते हैं, जो ज़मीन के ऊपर पानी है उसी को बेहतर मैनेजमेंट करते हैं। कुंजबू की यात्रा, कुंजबू बताते हैं, इस कार्य के लिए काफ़ी ताकत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा एक कुदाल और मोमबत्ती के साथ एक बार में पूरी खुदाई करने के लिए उद्देश्य जाता हूँ। एक ही बार में पूरी खुदाई करने के उद्देश्य जाता हूँ और मोमबत्ती अपने साथ ले जाता हूँ। वो बताते हैं, जब आप 300 मीटर लंबी गुफा की खुदाई कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में दम घुटने वाली स्थिति से बचाव के लिए हम एक माचिस और मोमबत्ती अपने साथ ले जाते हैं। यदि मुझे माचिस को जलाने में कोई दिक्कत होती है तो इसका मतलब है कि उस जगह पर ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम है। और वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता हूँ। खुदाई करने के लिए सही जगह खोदने से लेकर यह सुनिश्चित करने तक कि गुफा ढहती नहीं है, कुंजबू को सुरंग प्रणाली को विकसित करने के दौरान अपने कार्यों को प्रकृति के अनुकूल अंजाम देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं खुदाई करने के लिए सही जगह को ढूंढ रहा हूँ तो मैं उसके आसपास के पौधों को देखता हूँ। यदि वहाँ पौधे में फल फूल लगे हैं तो इसका अर्थ है वहाँ मिट्टी में गीलापन है और यह हमारे लिए एक उपयुक्त स्थान है। इस ज्ञान को सिर्फ वर्षों के अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे आपकी प्रकृति में भी विश्वास होता है। वो कहते हैं, कुंजबू कहते हैं, जब मैंने सुरंग प्रणाली को विकसित करना शुरू किया था तो वही उस वक्त हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा था, खासकर कृषि उद्देश्यों के लिए। लेकिन समय के साथ बोरवेल पंप का चलन बढ़ गया और सुरंग खोदने का काम कम हो गया, क्योंकि बोरवेल की खुदाई की तुलना में सुरंगों को बनाने में अधिक श्रम की ज़रूरत होती है। इस वजह से इसमें खर्च काफ़ी, एक तो इसमें सुरंग खोदने में श्रम की अधिक ज़रूरत होती है और इसमें खर्च भी अधिक आता है। कुंजबू के लेकिन प्रकृति के लिए और धरती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुरंग बोरवेल की तुलना में। कुंजबू के अनुसार अचानक बोरवेल की ओर स्विच करने का यह भी एक कारण हो सकता है। नतीजतन इस काम में लगे कुंजबू सहित अन्य लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। अब उनकी उतनी आवश्यकता नहीं रह गई। कुंजबू कहते हैं, बोरवेल संस्कृति हमारी प्रकृति के लिए काफ़ी हानिकारक है। जब आप बोरवेल की खुदाई करते हैं तो आप धरती के दिल पर प्रहार करते हैं। इससे आज भूजल संकट का खतरा बढ़ गया है। साथ ही इससे भूकंप का खतरा भी बढ़ा है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक नियमों में बाधा हो रही है। कासगोड के एक प्रसिद्ध लेखक श्री पादरे कहते हैं, सुरंग किसानों के लिए लंबे समय तक सिंचाइयों में एक आदर्श साधन रहा है।
इससे सालों भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। बोरवेल कभी भी इस प्रणाली का विकल्प नहीं हो सकता, खासकर कासरगोड के जैसे क्षेत्रों में जहां इसका तेजी से पतन हो रहा है। आज कासरगोड जिले में ऐसे 5000 से अधिक सुरंग हैं, लेकिन लोकप्रियता में कमी की वजह से वे अधिकांश अप्रभावी होते चले जा रहे हैं। लेकिन कुंजबू जैसे लोग अभी तक हार मानने वाले नहीं हैं। तो कुंजबू जी को प्रणाम, भावगंगा की तरफ से, आपकी तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से। और ये संविधान की जो हम लोगों की अनवरत यात्रा है, ये भी दशरथ मांझी और कुंजबू की तरह ही है। एक पैरोडी कहीं पर 4 लाइन की, मतलब एक पूरा जो है कि आओ बच्चों तुम दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की जो गीत है, उस पर एक पैरोडी की 4 लाइन आपके सामने रखकर इस पर कुछ बातें आज इसी लोकतंत्र और लोकतंत्र की इस अवस्था पर कहने की ज़रूरत महसूस करते हैं। संविधान लागू होने के दिन पर, इस पुण्य गणतंत्र पर किसी ने पैरोडी बनाई थी, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। लंबी है, आप सब जानते हैं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हम नेताओं से दुखी हैं वो क्यों? क्योंकि हम, जैसा मैंने पहले कहा, संविधान पास करते समय राजेंद्र बाबू ने और अंबेडकर ने जो कहा था, लोग उसको भूल गए। देश के हितों से ऊपर अपने हितों को रखा, अपने पूंजीपतियों के हितों को रखा। तो लेकिन अब इस बेहाली का हल हमें, आपको, हम भारत के लोगों को ही ढूंढना है। न कोई फरिश्ता आएगा, न कोई यूनाइटेड नेशन से आएगा, न कोई किसी और देश से। हम मालिक हैं, तो हल हमको ढूंढना है ना। हम ही मालिक हैं, हर स्तर पर हम मालिक हैं। गांव सभा में तो अब 73वें संविधान संशोधन के बाद ये सारे पंचायती राज अधिनियमों में परिवर्तन आ गया है कि सारे फैसले गांव की सभा में होने, जिसमें सारे गांव के लोगों को बैठना है। गांव के लोग फैसला करेंगे, फैसला गांव के लोगों का होगा, लेकिन प्रधान फैसिलिटेटर होगा, इम्प्लीमेंटर होगा। और अगर प्रधान ऐसा नहीं करता तो उसको निकाला जा सकता है। विधानसभा और लोकसभा में संविधान लागू होने के बाद फैसले जनता के ही होने हैं। सबसे बड़ी बात इसी चीज को समझना है। संविधान को जानना मतलब इस बात को जानना कि फैसले जनता के ही होने हैं। गांव पंचायतों में प्रैक्टिकली पॉसिबल है 1500-2000 लोग बैठ सके एक साथ, इसलिए वहां हो जाता है। विधानसभा और लोकसभा में सब लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन फैसले जनता को करने हैं, तो इसलिए जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है। जहां उस जनता को, जिसने उनको चुना है, उनकी राय वहां रखना है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस पर समझने जानने की। हमको अपने प्रतिनिधि भेजना है जो हमसे आकर के पूछे कि क्या हमारी राय है। किसी भी मुद्दे पर वोट देते समय या बहस करते समय विधानसभा या लोकसभा में जिसको हमने प्रतिनिधि चुना है, वह आए अपने विधानसभा और लोकसभा में, रहे 5-10 दिन और सोचे कि हमें क्या वोट देना है। यह हुआ लोकतंत्र। वह हमारा प्रतिनिधि चुन करके जाए और उसके बाद किसी पार्टी के आका और पार्टी के लोगों का गुलाम हो जाए, पार्टी लाइन पर चलने लगे, तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। इस लोकतंत्र की हत्या तब तक होती रहेगी जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, अपने प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे और हम खुद सुनिश्चित नहीं करेंगे। हम जो हमसे वोट मांगने आता है उससे पूछें, उससे वादा लें, शपथ पत्र लें कि वो हमेशा हम लोगों की राय रखेगा, ना कि पार्टी लाइन पर। अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने को मालिक नहीं मानते हैं देश का, तो फिर हमारी बदहाली होगी और ये शैतान की चलती रहेगी।
तो इस बेहाली का हल हमें, आपको, हम भारत के लोगों को ही ढूंढना है, न कि कोई फरिश्ता आएगा, न कोई विदेश से आएगा। संविधान जब बना तो उसमें पार्टियों का जिक्र भी नहीं था। उसमें उम्मीद की गई थी कि हर क्षेत्र से उस क्षेत्र के सबसे अच्छे व्यक्ति को जनता लोकसभा विधानसभाओं में भेजेगी और उन चुने हुए अच्छे सांसद विधायक जिसको सबसे अधिक सपोर्ट करेंगे वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएगा। हालात को बदलने के लिए सबसे बड़ी औषधि भारत के संविधान है, इसलिए उसका जानना उस औषधि के रूप में भी अब हम लोगों को लेना जरूरी है। वहीं से उपजे हुए मेरे कुछ गीत गजल समस्या के हल के रूप में आपके सामने पेश हैं आज संविधान दिवस पर। और गणतंत्र दिवस संविधान दिवस, दरअसल गणतंत्र दिवस संविधान दिवस ही था, लेकिन उसको लाहौर कन्वेंशन की वजह से 26 जनवरी पे लागू किया गया और संविधान पास हुआ था 26 नवंबर को, तो इसको गणतंत्र दिवस कह दिया गया। गणतंत्र मतलब संविधान लागू हुआ और गणतंत्र, देश एक गणतंत्र बना, जनता का राज्य बना, गणराज्य बना। तो हालात को बदलने के लिए उससे सबसे बड़ी औषधि भारत का संविधान है। वहीं से उपजे मेरे कुछ गीत गजल समस्या के हल के रूप में आपके सामने पेश हैं। इन्हें पहले भी समय समय पर आपको सुनाता ही रहता हूँ। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। और जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, कुछ कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। जब सब लोग संविधान जान जाएंगे तो असली बड़ी लहर आएगी। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। उनके आने जाने से बंद हो जाते हैं रास्ते, यह तो भाई कोई रहनुमाई नहीं है, ये लीडरशिप नहीं है। जब सारे वोट पैसों पर पड़ने लगे हों तो फिर सही मुद्दों और लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। इसका एक टेम्पररी हल ये भी है कि जो दे ले लो फिर भी वोट सही प्रत्याशी को दो, जो दे ले लो फिर भी वोट सही प्रत्याशी को दो। कर्तव्य है, रणनीति है, कोई बेवफाई नहीं है। क्योंकि जो दे रहा है वो आप ही का किसी योजना का फल, जो धन है जो अपने पास उसने हथियार लिया है और आज जबरदस्ती आपको देने आया है वोट खरीदने के लिए। अगर आप उसको नकार देंगे, सोचेगा आप वोट नहीं देगा, दुश्मनी पालेगा, तो ले लीजिए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन वोट सही नेता को दो। कर्तव्य है, रणनीति है, बेवफाई नहीं है। लेकिन आदर्श स्थिति है तो कुछ न लिया जाए, ये सब हो ही नहीं। आदर्श है कि कुछ न लें, लेकिन तब ये मानेंगे विरोधी सुरक्षा के लिए इसके सिवा रास्ता देता दिखाई नहीं है। खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं। ये जितने आजकल चुने हुए लीडर्स विधानसभा लोकसभा में दिख रहे हैं, सब खरपतवार हैं। खरपतवार और फसलें हैं अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील लोग, जिसको राजेंद्र बाबू ने कहा था। खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं। व्यवस्था में हुई अभी तक ठीक से निराई नहीं है। ये निराई तभी होगी जब आप संविधान जान जाएंगे। संविधान जानना ही इस जमीन को, लोकतंत्र को उपजाऊ बनाना है, निराई करना है, खरपतवार हटाना। तो ये इसी तरह छोटे छोटे कुछ और गजलें देखिए। धुंध और धुएं को बस कोहरा कहते हो, धुंध और धुएं को बस कोहरा कहते हो, असली खतरों को नहीं खतरा कहते हो। संविधान न जानना सबसे बड़ा खतरा है। धुंध और धुएं को बस कोहरा कहते हो, असली खतरों को नहीं खतरा कहते हो। लोकतंत्र का अर्थ कब समझोगे मेरे दोस्त, लोकतंत्र का अर्थ कब समझोगे मेरे दोस्त, मालिक होकर अपने को मोहरा कहते हो। प्रजातंत्र कह दिया गया। लोकतंत्र का अर्थ कब समझोगे मेरे दोस्त, मालिक होकर अपने को मोहरा कहते हो। पहचानो
गौर से जरा खुद की आंख खोलकर पहचानो, जरा गौर से जरा खुद की आंख खोलकर, नौकर हैं जिनके सर ताज व सेहरा कहते हो। पहचानो गौर से जरा खुद की आंख खोलकर, नौकर हैं जिनके सर ताज व सेहरा कहते हो। सब के सब नौकर हैं, लेकिन मीडिया क्या कहती है, फला फला का राज तिलक। कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो आता है कि फला फला का राज तिलक। कैसा राज तिलक? क्या राजशाही है? क्या ये राजा हैं नौकर, और इनके ताज और सेहरा पहनाया जा रहा है। कब तक अंधे रहोगे? हम सब बंधु हैं धरती माता की संतान, हम सब बंधु हैं धरती भारत माता की संतान, हम सब बंधु हैं धरती भारत माता की संतान। क्यों जाति धर्म वर्ग क्षेत्र का ककहरा कहते हो? क्यों जाति धर्म क्षेत्र वर्ग का ककहरा कहते हो? आंख मूंद मीडिया अफवाहों की आंखों से देखा, आंख मूंद मीडिया और अफवाहों की आंखों से देखा। हम सब आंख मूंदे हुए अपनी आंखों से देख ही नहीं रहे, या तो मीडिया की आंखों से देख रहे हैं और या अफवाहों की, सोशल मीडिया पर जो तमाम सारा फैलाया जा रहा है। आंख मूंद मीडिया व अफवाहों की आंखों से देखा, तभी तो झूठ का परचम लहरा कहते हो, तभी तो झूठ का परचम लहरा कहते हो। जनतंत्र हैंडपंप में आता गंदे से साफ पानी, जनतंत्र हैंडपंप में धीरे धीरे गंदे से साफ पानी आता है। साफ पानी की आहट को अंधियारा कहते हो। जो साफ पानी का आहट आ रहा है, अभी भी तुमको अंधेरा दिखाई दे रहा है। आंख खोलो, संविधान पढ़ो, सवेरा होने वाला है। एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। देखा नहीं आगे की रोशनी और ताकत, देखा नहीं आगे की भविष्य की रोशनी और ताकत, देखा पीछे, इसीलिए तो संकट गहरा कहते हो। तो मेरे दोस्त, पीछे मत देखो, आंखें बंद मत रखो, आंखों पर पट्टी मत बांधो, आंखें देख, सामने से देखो, बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है। लेकिन कम से कम संविधान जान जाओ। आज के दिन इस व्रत कर लो कि संविधान खुद जानेंगे, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 75% लोग आपके साल भर में जितने मिलेंगे सबको संविधान बनाए बताएंगे। और एक गजल देखिए, अधिकांश थक बिक चुके या हुए रहजन, अधिकांश थक बिक चुके या हुए रहजन, चलो अब नए नए नेता तलाशें। जैसा राजेंद्र बाबू ने कहा था, अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील। कभी कभी लोग कहते हैं कैसे पहचाने कौन अच्छा है। एक बच्चा भी पहचान लेगा कि कौन अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो भी करोड़ों अरबों खर्च कर रहा है वो अच्छा नेता नहीं हो सकता। वो लुटेरा है, व्यवसायी है, और अधिकांश तो डकैत है। चारा डाल करके लूटेंगे, डकैती डाल। एक बच्चा भी जानता। तो जो आपके पैसे से चुनाव लड़ेगा वो आपका सेवक होगा। तो आप 2-2, 4-4 रुपए खर्च करके प्रत्याशी बनाइए और जिताइए अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील लोग। आप सोचते हैं कौन जिताऊ है? अरे जिसको आप जिताना चाहिए वह जिता हुआ है, अच्छा चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील जिता हुआ है। या जिसका माहौल बन गया, अगर किसी गंडे मवाली का या लुटेरे का या डकैत का माहौल बन गया है तो अब वह आप उसको जिता देंगे माहौल के हिसाब से। अधिकांश थक चुके या बिक चुके या हुए रहजन, चलो अब नए नए नेता तलाशें। आज सभी जीत रहे हैं गलत मुद्दों को लेकर, अब हम सब सही मुद्दों के अनेकों विजेता तलाशें। और जब ये कह दिया जाता है कलयुग है, ये है, कलयुग में ऐसे ही लोग चुने जाएंगे या वो नृप हुए, हमें क्या हानि। तो इसका मतलब कि आप आंख मूंदे हुए हैं, आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, आप बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं। लोकतंत्र आपको मालिक बना दिया गया, तब भी उसके बाद आप उसका मतलब देश के लिए इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि खुली आंखें रखें। तो ये कलयुग अगर
ये धारणा हटा दीजिए। जिसने भी लिखा है कलयुग है, वो आपको निकम्मा बनाना चाहता है। अपने को वो बहुत बड़ा धूर्त रहा होगा जिसने कलयुग कहा है, कि वह चाहता है कि वह इस राज सत्ता और धर्म सत्ता को बचाने के लिए आपको निकम्मा बनाना चाहता है, उनके चंगुल में फंसाना चाहता है। सीधे सीधे आप अपनी शक्ति को पहचानिए और ये कलयुग वगैरह की भावना छोड़ दीजिए। अब सभी युग होंगे अच्छे आनंद से भरे, अब सभी युग होंगे अच्छे आनंद से भरे, नया सतयुग द्वापर कलयुग त्रेता तलाशें। ये वर्गीकरण भूल जाइए कि उसमें सब अच्छे है, उसमें सब खराब, या वहां सब अच्छा वहां सब खराब। जाति धर्म पैसा शराब भौकाल जिताऊपन कुंडई, जाति धर्म पैसा शराब भौकाल जिताऊपन गुंडई, इन सबसे ऊपर चरित्रवान ईमानदार विजेता तलाशें। इन सबसे ऊपर चरित्रवान ईमानदार विजेता तलाशें। जरूरत है हमें अच्छे सेवकों को चुनने की, जरूरत है हमें अच्छे सेवकों को चुनने की। तो नेता हमें क्यों, तो नेता हमें क्यों, हम ही क्यों ना ऐसा नेता तलाशें। नेता हमारे पास तलाश करके वोट लेने क्यों आए, हम क्यों न तलाशें नया नेता। जरूरत हमें है अच्छे सेवकों को चुनने की, तो नेता हमें क्यों, हम ही क्यों ना ऐसे नेता तलाशें। और दो गजलें और बची हैं आज के लिए। इस हर लाइन औषधि है, हर लाइन औषधि है। आप इसको अगले 1 साल तक रोज सुनिए इन बातों को। इस सियाह सियासत को हर हाल में मिटाना है, खुद भी जागना है, देशवासियों को भी जगाना है। इस सियाह सियासत को हर हाल में हटाना है, खुद भी जागना है, देशवासियों को भी जगाना है। हर बार नए नए प्रलोभनों से भरमाते हैं क्योंकि, हर बार नए नए प्रलोभनों से भरमाते हैं क्योंकि आंखों पर लोगों की पट्टी जरा कस के लगाना है, आंखों पे लोगों की पट्टी जरा कस के लगाना है। और आप मजा ले रहे हैं कि हमारी आंख पे पट्टी, वाह हमारा पतिव्रत धर्म पूरा हो रहा है, पितृव्रत धर्म पूरा हो रहा है, राज्य धर्म पूरा हो रहा है। सत्ता है जनता के पास और खुद उसे मालूम नहीं, सत्ता है जनता के पास और खुद उसे मालूम नहीं, इसीलिए लुटेरों के हाथों में सत्ता का खजाना है। सत्ता है जनता के पास और खुद उसे मालूम नहीं, इसीलिए लुटेरों के हाथों में सत्ता का खजाना है। हम भारतवासी को संविधान की जानकारी देकर, हर भारतवासी को संविधान की जानकारी देकर जनता की खुशहाली की फसल लहलहाना है। हर भारतवासी को संविधान की जानकारी देकर जनता की खुशहाली की फसल लहलहाना है। अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील को चुन के पार्टियों की तानाशाही से देश को मुक्त कराना है। अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील को चुन करके पार्टियों की तानाशाही से देश को मुक्त कराना है। संविधान को जनता खुद में से विकल्प देगी, अपने अंदर से विकल्प देगी। लोग पूछते हैं एक्स का क्या विकल्प, वाई का क्या विकल्प। अरे 136 करोड़ में हर एक उनसे बेहतर विकल्प है जो आज अपने को विकल्पहीन मानते हैं। संविधान को जनता खुद से ही विकल्प देगी। फिर इनका या उनका विकल्प नहीं खुजवाना है, फिर इनका या उनका विकल्प नहीं खुजवाना है। कभी तो उठेंगे कुछ फकीर हम ही में से रहनुमाई को, कभी तो उठेंगे या उगेंगे कुछ फकीर हम ही में से रहनुमाई को। वे खुद ना आए तो हम ही को उन्हें ढूंढवाना है। ऐसे लोगों को जो अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील हैं, हम ही को ढूंढवाना है और उनको प्रत्याशी बनाना है। कभी तो उठेंगे कुछ फकीर हम ही में से रहनुमाई लीडरशिप के लिए। वो खुद ना उठें या ना आए तो हम ही को उन्हें ढूंढवाना है और उन्हें प्रत्याशी बनाना और जिताना है। लोक सेवा आधारित नीति लानी है देश धरा में, लोक सेवा आधारित लोक नीति लानी है देश धरा में। राजाओं के छल कपट की राजनीति को दफनाना है,
लोक सेवा आधारित लोक नीति लानी है देश धरा में, राजाओं के छल कपट की राजनीति दफनाना है। और आखिरी एक गज़ल के बस 3 शेर, लंबी गज़ल है लेकिन 3 शेर। म्यानों को तो तलवारें ही मिलेंगी, म्यानों को तो तलवारें ही मिलेंगी, तंग दिमागों को तो दीवारें ही मिलेंगी। म्यानों को तो तलवारें ही मिलेंगी, तंग दिमागों को तो दीवारें ही मिलेंगी। जब जंग जिहाद के ज़माने हों, जब जंग जिहाद के ज़माने हों, जिधर देखो कतारें ही मिलेंगी। लेकिन बिन विचारे, बिन सोचे, बिन संविधान जाने, अब बिना अपने को मालिक माने, बिन विचारे वोट देने वोट न देने वालों को, जो वोट देते हैं वो भी गलत तरीके से वोट देते हैं, वो भी गलत उतना ही गुनाह करते हैं। जो वोट नहीं देने जाते हैं, वोट नोटा दबाते हैं, वो भी उतने ही गुनाहगार हैं। तो बिन विचारे वोट देने और वोट न देने वालों को हमेशा ऐसी वैसी सरकारें ही मिलेंगी, हमेशा ऐसी वैसी सरकारें ही मिलेंगी। तो इसी के साथ अब यहाँ पर आज की भावगंगा समाप्त करते हैं। बस जुगनू बनिए, जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। और प्रतिज्ञा करिए, व्रत लीजिए। आज गणतंत्र दिवस में सुभाष चंद्र बोस, सारे शहीद, सारे स्वतंत्रता सेनानी, सब की कुर्बानी हमें हमारे सामने नाचनी चाहिए कि हमें अगले 1 साल तक लगातार जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं, कुछ मान लीजिए ऐसे हों जिन्हें वो नहीं बता पाए, लेकिन 75% सुनिश्चित करिए, टारगेट बनाइए कि जितने लोग हमारे संपर्क में आएंगे, चाहे मिलने से, चाहे फ़ोन से या किसी भी तरह से, सोशल मीडिया पे जितने लोग हमारे संपर्क में आएंगे अगले 1 साल में, उनमें 75% को हम संविधान जरूर बताएं। उसकी मोटी मोटी बात है। यह प्रतिज्ञा लीजिए, यह व्रत लीजिए और संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसके बेसिक स्ट्रक्चर पे भी प्रश्न उठा रहे हैं कुछ लोग जो निहित स्वार्थ वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि कोर बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कोई सरकार नहीं हिला सकती। ऐसी सरकारें जो सुभाष और सारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को धता बता करके राज सत्ता, मतलब वो अपने हाथ में सारा पावर लेना चाहती हैं, गरीबों के हितों को रौंदना चाहती हैं, हमेशा के लिए सत्ता नसीन रहना चाहती हैं, सत्ता जनता के हाथ से अपने हाथ में छीनना चाहती हैं। जबकि वह फैसला के गणतंत्र और लोकतंत्र को कोई बदल नहीं सकता, उन शब्दों को भी बदलने की कोशिश करना चाहती हैं। तो आज संविधान के दिन हमें और जागना चाहिए कि ऐसे ऐसे काले बादल मंडरा रहे हैं हमारे भविष्य पर। अभी सुप्रीम कोर्ट की दृढ़ता की वजह से बहुत कुछ बचा हुआ है। तो वह जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपके सामने पढ़ करके बात खत्म करूंगा। हो सके तो आप जहां हैं वहां दोहराइए धीरे धीरे करके। मैं रुक रुक करके पढ़ रहा हूं ताकि आप अगर देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जब भी सुने इसको भविष्य में तो दोहराएं और सबसे दोहरवाएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत स्वीकार करते हैं, अधिनियमित। अब यही नियम होगा, या संविधान में जो लिखा है वही नियम रहेगा, या जो संविधान सभा ने अप्रूव किया है वही नियम रहेगा। अधिनियमित और आत्मार्पित, खुद से खुद को अर्पित कर रहे हैं। हम भारत के लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से ये संविधान 3 साल के करीब में बनाया और खुद को अर्पण किया, आत्मार्पित करते हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका तमाम हिस्सा 26 नवंबर से अधिनियमित हुआ, नियम बना, और कई हिस्से 26 जनवरी से लागू हुए। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस कहते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। दरअसल दोनों ही गणतंत्र दिवस हैं या दोनों ही संविधान दिवस हैं। लेकिन आज इस गणतंत्र दिवस पे जो प्रतिज्ञाएं आपने की हैं उनको पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।